बहुत समय पहले की बात है। मगध की धरती पर एक बालक जन्मा जिसका नाम विष्णुगुप्त रखा गया। आगे चलकर वही बालक संसार में चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसका जन्म साधारण परिवार में हुआ था, पर उसकी बुद्धि असाधारण थी। बचपन से ही वो तीक्ष्ण, प्रश्न पूछने वाला और अन्याय के प्रति विद्रोही स्वभाव का था। उसके चेहरे की बनावट साधारण थी, दांत कुछ आगे निकले हुए, रंग सांवला, शरीर दुबला पतला। लोग अक्सर उसके रूप पर हंसते थे, पर उसकी आंखों में एक ऐसी ज्वाला थी जो भविष्य को बदल देने की क्षमता रखती थी। चाणक्य ने शिक्षा के लिए तक्षशिला का रुख किया। तक्षशिला उस समय ज्ञान का महान केंद्र था। वहां उसने राजनीति, अर्थशास्त्र, युद्ध नीति, कूटनीति और वेदों का गहन अध्ययन किया। कुछ ही वर्षों में वो आचार्य बन गया। उसके शिष्य दूर दूर से ज्ञान लेने आते, पर उसके मन में केवल विद्या का अहंकार नहीं था, वो राष्ट्र की स्थिति को लेकर चिंतित रहता था। भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। आपसी ईर्ष्या, षड्यंत्र और स्वार्थ ने राजाओं को कमजोर बना दिया था। उसी समय मगध पर नंद वंश का शासन था। मगध समृद्ध था, पर वहां का राजा धनानंद अत्यंत अहंकारी और प्रजा से दूर था। एक बार चाणक्य किसी कार्य से मगध पहुंचा। उसने सोचा कि यदि राजा से मिलकर उसे एक मजबूत और एकजुट राष्ट्र का महत्व समझाया जाए तो देश का भला हो सकता है। बड़ी आशा के साथ वो राज दरबार में पहुंचा। दरबार भव्य था, पर वातावरण में अहंकार की गंध थी। राजा धनानंद सोने के सिंहासन पर बैठा था। चाणक्य ने विनम्रता से राष्ट्र की एकता की बात कही, पर राजा ने उसके रूप और साधारण वेशभूषा को देखकर उसका उपहास किया। दरबारियों ने भी हंसी उड़ाई। धनानंद ने क्रोधित होकर उसे दरबार से निकलवा दिया। अपमान से उसका हृदय चल उठा। उसी क्षण उसने अपनी शिखा खोल दी और प्रतिज्ञा की कि जब तक वो नंदवंश का अंत नहीं कर देगा तब तक शिखा नहीं बांधेगा। अपमान का घाव गहरा था, पर उससे भी गहरी चोट तब लगी जब उसने देखा कि जिन लोगों को वो अपना मानता था वही उसके साथ खड़े होने से डर रहे थे। कुछ मित्रों ने सलाह दी कि राजा से टकलाना उचित नहीं। कुछ शिष्यों ने दूरी बना ली। उस दिन चाणक्य ने समझ लिया कि जब अपनों का साथ छूट जाए तब मनुष्य अकेला ही अपने संकल्प का सहारा बनता है। दरबार से निकलने के बाद वो एक वृक्ष के नीचे बैठा था। तभी उसने देखा कि एक बालक मिट्टी से खेलते हुए अपने मित्रों के साथ राजा राजा खेल रहा है। बालक आदेश दे रहा था और अन्य बच्चे उसकी बात मान रहे थे। चाणक्य ने ध्यान से देखा। उस बालक में नेतृत्व की झलक थी। वो बालक था चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य ने उससे बात की, उसकी बुद्धिमत्ता और साहस को परखा। बालक साधारण परिवार से था, पर आंखों में स्वाभिमान था। चाणक्य को लगा कि यही वो व्यक्ति है जिसके माध्यम से वो अपना संकल्प पूरा कर सकता है। उसने चंद्रगुप्त को अपने साथ लिया और उसे तक्षशिला ले गया। वहां वर्षों तक उसने चंद्रगुप्त को युद्ध कला, राजनीति, रणनीति और धैर्य का पाठ पढ़ाया। उसने उसे सिखाया कि राजा का बल केवल सेना में नहीं बल्कि प्रजा के विश्वास में होता है। धीरे धीरे एक योजना तैयार हुई। उन्होंने छोटे छोटे राज्यों से संपर्क किया, गुप्तचरों का जाल बिछाया और नंदवंश की कमजोरियों को समझा। पर राह आसान नहीं थी। कई बार साथियों ने धोखा दिया। कुछ सहयोगी लालच में आकर नंद के पक्ष में चले गए। एक बार तो ऐसा हुआ कि युद्ध की तैयारी पूरी थी, पर एक विश्वस्त सेनापति ने अंतिम क्षण में साथ छोड़ दिया। सेना का मनोबल टूट गया। चंद्रगुप्त निराश हो उठा। उसने कहा, आचार्य, जब अपने ही साथ छोड़ दें तो विजय कैसे संभव है? चाणक्य शांत रहे। उन्होंने मिट्टी उठाकर हाथ में ली और कहा, देखो, ये मिट्टी अलग अलग कणों में बटी है, पर जब इसे पानी से जोड़ दिया जाए तो ये दीवार बन जाती है। यदि कुछ कण बिखर जाए तो भी दीवार गिरती नहीं। हमें उन कणों पर ध्यान नहीं देना जो साथ छोड़ गए, बल्कि उन पर ध्यान देना है जो अभी भी हमारे साथ है। उन्होंने रणनीति बदली। सीधे युद्ध के बजाय उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की नीति अपनाई। नंद की सेना विशाल थी, पर चाणक्य की योजना सूक्ष्म। धीरे धीरे उन्होंने नंद की आर्थिक व्यवस्था को कमजोर किया। प्रजा में असंतोष फैलने लगा। चंद्रगुप्त ने कई छोटे युद्ध जीते। उसकी ख्याति फैलने लगी। एक रात चाणक्य को सूचना मिली कि उनके कुछ गुप्तचर धनानंद से मिल गए हैं। ये समाचार सुनकर भी वे विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा, जो डर के कारण साथ छोड़ते हैं वे कभी सच्चे साथी नहीं होते। सच्चा साथी वही है जो संकट में भी अडिग रहे। आखिर वो दिन आया जब निर्णायक युद्ध हुआ। मगध की धरती पर भयंकर संग्राम छिड़ा। चंद्रगुप्त ने वीरता दिखाई। नंद की सेना पराजित हुई। धनानंद को सिंहासन छोड़ना पड़ा। चाणक्य ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और वर्षों बाद अपनी शिखा बांधी। चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सिंहासन पर बैठा। पाटलिपुत्र से एक नए युग की शुरुआत हुई। आगे चलकर मौर्य साम्राज्य का विस्तार हुआ। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की, जिसमें शासन और नीति के गूढ़ सिद्धांत दिए। पर इस विजय के पीछे केवल युद्ध नहीं था। ये उस व्यक्ति की कहानी थी जिसने अपमान, अकेलेपन और अपनों के साथ छोड़ देने की पीड़ा को शक्ति बना लिया। उसने सिखाया कि जब अपने साथ छोड़ दे तब टूटना नहीं चाहिए। अकेलापन अंत नहीं बल्कि आत्मबल की शुरुआत हो सकता है। चाणक्य अक्सर चंद्रगुप्त से कहते, राजा वही है जो कठिन समय में स्वयं का साथ न छोड़े।
उनके जीवन की सबसे बड़ी सीख यही थी कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और संकल्प अटल तो साथ छूट जाने पर भी विजय संभव है। समय बीतता गया, मौर्य साम्राज्य समृद्ध हुआ, पर चाणक्य सादगी से ही रहे। उन्होंने सत्ता का लोभ नहीं किया, उनका उद्देश्य केवल राष्ट्र की स्थिरता था। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि सच्चा नेतृत्व वही है जो व्यक्तिगत अपमान को भी राष्ट्रहित में बदल दे। उनकी कहानी आज भी ये संदेश देती है कि जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब अपने ही दूर हो जाते हैं, पर वही क्षण हमें हमारी वास्तविक शक्ति से परिचित कराते हैं। जब सब साथ छोड़ दे तब अपने संकल्प को थामे रखना ही सच्ची विजय की ओर पहला कदम होता है। समय के साथ मौर्य साम्राज्य की नींव मजबूत होती गई, पर आचार्य चाणक्य का जीवन कभी सहज नहीं हुआ। जिन लोगों ने विजय के बाद उनके चरण छुए, उन्हीं में से कुछ के मन में ईर्ष्या भी जन्म लेने लगी। दरबार की राजनीति युद्ध भूमि से अधिक खतरनाक होती है, ये बात चाणक्य भली भांति जानते थे। चंद्रगुप्त अब सम्राट था, पर वो अभी भी आचार्य के मार्गदर्शन पर निर्भर रहता। राज्य विस्तार की योजनाएं बनती, कर व्यवस्था सुधारी जाती, किसानों की समस्याओं पर विचार होता। पाटलिपुत्र की गलियां समृद्धि की गवाही देने लगीं। व्यापार बढ़ा, सड़कों का निर्माण हुआ, सीमाओं की रक्षा सुदृढ़ की गई। पर हर समृद्धि के पीछे कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें ये पसंद नहीं आती। दरबार में कुछ मंत्री धीरे धीरे ये फुसफुसाने लगे कि आचार्य का प्रभाव बहुत अधिक है। वे कहते, सम्राट तो नाम के हैं, वास्तविक शक्ति तो चाणक्य के हाथ में है। ऐसी बातें धीरे धीरे चंद्रगुप्त के कानों तक पहुंचने लगीं। एक दिन सम्राट ने आचार्य से पूछा, क्या यह सत्य है कि आप ही सब निर्णय लेते हैं? चाणक्य मुस्कुराए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, राजा का कर्तव्य है सुनना, सोचना और निर्णय लेना। मैं केवल मार्ग दिखाता हूं, चलना आपको है। पर भीतर ही भीतर वे समझ गए कि सत्ता का स्वभाव ही ऐसा है, जहां प्रकाश होता है वहां छाया भी जन्म लेती है। इसी बीच पश्चिम से एक और चुनौती उभरी। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके सेनापतियों में सत्ता का संघर्ष चल रहा था। उनमें से एक सेल्यूकस निकेटर ने भारत की सीमा की ओर दृष्टि डाली। उसने सोचा कि मौर्य साम्राज्य को चुनौती देकर अपनी शक्ति सिद्ध की जाए। जब यह समाचार दरबार पहुंचा, कुछ मंत्रियों ने भय प्रकट किया, कुछ ने सुझाव दिया कि संधि कर ली जाए, कुछ ने तो यहां तक कहा कि आचार्य की नीतियां ही शत्रु को उकसा रही हैं। चाणक्य ने सभा में कहा, जो राष्ट्र अपनी रक्षा स्वयं नहीं करता उसका अस्तित्व मिट जाता है। भय समाधान नहीं, तैयारी समाधान है। चंद्रगुप्त ने सेना को संगठित किया, सीमाओं पर किले मजबूत किए गए। युद्ध हुआ, पर इस बार रणनीति अलग थी। चाणक्य ने केवल तलवार पर भरोसा नहीं किया, उन्होंने कूटनीति का भी प्रयोग किया। अंततः सेल्यूकस को संधि करनी पड़ी। एक समझौता हुआ जिसमें सीमाएं निर्धारित हुई और वैवाहिक संबंध स्थापित हुए। ये केवल युद्ध की जीत नहीं थी, बल्कि बुद्धि की विजय थी। फिर भी दरबार की राजनीति शांत नहीं हुई। कुछ लोग चाहते थे कि आचार्य को हटाकर वे स्वयं प्रभावशाली बने। एक षड्यंत्र रचा गया। अफवाह फैलाई गई कि आचार्य ने सम्राट के विरुद्ध गुप्त योजना बनाई है। ये बात धीरे धीरे आग की तरह फैलने लगी। एक रात चंद्रगुप्त के मन में संदेह ने जन्म लिया। उसने सोचा, यदि ये सत्य हुआ तो? पर तुरंत उसे अपने गुरु के साथ बिताए वर्ष याद आए। उसने निर्णय लिया कि वो सीधे आचार्य से पूछेगा। जब उसने प्रश्न किया, चाणक्य ने शांत भाव से कहा, संदेह वह बीज है जो संबंधों की जड़ को खोखला कर देता है। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं तो मैं स्वयं दूर चला जाऊंगा। ये सुनकर चंद्रगुप्त की आंखें नम हो गईं। उसे समझ आ गया कि षड्यंत्रकारियों का उद्देश्य ही दोनों के बीच दरार डालना था। उसने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि आचार्य पर उसका विश्वास अटूट है। षड्यंत्र विफल हुआ। पर जीवन में हर बार साथ बच नहीं पाता। समय बीतने के साथ चंद्रगुप्त का मन आध्यात्म की ओर झुकने लगा। उसने राजपाट त्यागने का निर्णय लिया। ये निर्णय अचानक था। आचार्य ने समझाने का प्रयास किया कि राज्य को स्थिर हाथों की आवश्यकता है, पर चंद्रगुप्त दृढ़ था। अंततः उसने सिंहासन अपने पुत्र को सौंप दिया। ये क्षण चाणक्य के लिए कठिन था। जिस शिष्य को उन्होंने बालक से सम्राट बनाया, वो अब संसार से विरक्त होकर चला जा रहा था। उन्हें लगा जैसे जीवन का एक अध्याय समाप्त हो गया हो, पर उन्होंने स्वयं को संभाला। उन्होंने नए सम्राट को भी शिक्षा दी, राज्य संचालन की बारीकियां समझाई। समय की धारा बहती रही। आचार्य वृद्ध होने लगे। उनके विरोधी अब भी शांत नहीं थे। एक बार फिर षड्यंत्र रचा गया। इस बार लक्ष्य था उन्हें दरबार से हटाना। कुछ लोगों ने नए सम्राट के कान भरे कि आचार्य की नीतियां कठोर हैं, प्रजा असंतुष्ट है। धीरे धीरे दूरी बढ़ने लगी। चाणक्य ने यह सब देखा। वे समझ गए कि हर युग में एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति को स्वयं को अलग कर लेना चाहिए। उन्होंने दरबार छोड़ दिया और एक साधारण कुटिया में रहने लगे। जिन्होंने कभी उनके चरण स्पर्श किए थे, उनमें से कई अब मिलने भी नहीं आए। ये वही स्थिति थी जब अपने ही साथ छोड़ देते हैं। पर इस बार वे दुखी नहीं हुए। उन्होंने कहा, मैंने जीवन भर राज्य के लिए कार्य किया,
यदि अब मेरी आवश्यकता नहीं तो ये भी समय का संकेत है। उन्होंने अपने ग्रंथों को अंतिम रूप दिया, शिष्यों को अंतिम उपदेश दिए। एक दिन एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव क्या आपको कभी अकेलापन नहीं लगता? चाणक्य ने उत्तर दिया, अकेलापन तब लगता है जब मनुष्य अपने उद्देश्य से दूर हो जाए। मेरा उद्देश्य राष्ट्रहित था और वो पूरा हुआ, इसलिए मैं अकेला नहीं हूं। उनकी अंतिम सांसें शांत थीं। कोई भव्य राजसी समारोह नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ एक साधक की शांति। पर उनका विचार, उनकी नीति और उनका साहस युगों तक जीवित रहा। चाणक्य की कहानी केवल साम्राज्य निर्माण की नहीं बल्कि आत्मबल की कहानी है। यह उस व्यक्ति की कथा है जिसने अपमान को प्रतिज्ञा में बदला, अकेलेपन को शक्ति में बदला और विश्वासघात को अनुभव में। उसने सिखाया कि जब अपनों का साथ छूट जाए तब मनुष्य को स्वयं का सहारा बनना चाहिए, क्योंकि अंततः वही व्यक्ति विजयी होता है जो परिस्थितियों से नहीं अपने संकल्प से संचालित होता है। और यही कारण है कि आज भी जब कोई कठिनाई में होता है, जब उसे लगता है कि उसके अपने ही उससे दूर हो गए हैं, तब चाणक्य की कहानी उसे ये याद दिलाती है, साथ छूट सकता है पर संकल्प नहीं। कुटिया में रहने के दिनों में आचार्य का जीवन और भी साधारण हो गया था। कभी जिनके संकेत पर सेनाएं चलती थीं, अब वे स्वयं अपने लिए जल भरते, लकड़ियां चुनते और शिष्यों को पेड़ों की छाया में बैठाकर नीति का पाठ पढ़ाते। बाहरी रूप से ये एक साधारण वृद्ध ब्राह्मण का जीवन था, पर भीतर वही प्रचंड ज्वाला अभी भी जल रही थी। एक दिन मगध से समाचार आया कि सीमा पर विद्रोह हुआ है। कुछ स्थानीय शासकों ने सोचा कि अब आचार्य दरबार में नहीं है तो सत्ता कमजोर होगी। उन्होंने कर देना बंद कर दिया और अपने को स्वतंत्र घोषित करने लगे। नया सम्राट अनुभवहीन था। दरबार में फिर वही प्रश्न उठा, काश आचार्य होते। सम्राट ने दूत भेजा। दूत कुटिया पहुंचा और विनम्रता से निवेदन किया कि राज्य संकट में है। आचार्य ने गहरी दृष्टि से उसे देखा और कहा, राज्य व्यक्ति पर निर्भर नहीं होना चाहिए। यदि मेरी अनुपस्थिति में वो डगमगा जाए तो समझो नींव अभी मजबूत नहीं हुई। फिर भी उन्होंने शिष्यों को बुलाया और समझाया कि राज्य की रक्षा केवल तलवार से नहीं, विश्वास से होती है। उन्होंने संदेश भिजवाया, विद्रोहियों से पहले संवाद करो, उनकी शिकायतें सुनो। यदि वे अन्याय से परेशान हैं तो सुधार करो, यदि वे स्वार्थ से प्रेरित हैं तो दृढ़ता दिखाओ। सम्राट ने वही किया। पहले संवाद हुआ। पता चला कि कुछ अधिकारी अत्याचार कर रहे थे। उन्हें दंडित किया गया। कई विद्रोही शांत हो गए। जो नहीं माने उनके विरुद्ध सेना भेजी गई। कुछ ही समय में स्थिति नियंत्रण में आ गई। सम्राट को समझ आ गया कि आचार्य ने उसे केवल शासन नहीं, सोचने की कला सिखाई थी। पर षड्यंत्र की अग्नि पूरी तरह बुझी नहीं थी। दरबार के कुछ लोग अब भी आचार्य के प्रभाव से भयभीत थे। उन्होंने अफवाह फैलाई कि आचार्य गुप्त रूप से जनता को भड़का रहे हैं। ये सुनकर कुछ सैनिक कुटिया की ओर बढ़े। वे सम्मान के साथ नहीं, संदेह के साथ आए। आचार्य ने उन्हें आते देखा। उनके चेहरे पर न क्रोध था न भय। सैनिकों ने कहा, हमें आदेश है कि आपको दरबार में चलना होगा। उन्होंने शांत स्वर में कहा, यदि राज्य को मुझसे भय है तो मैं स्वयं चलूंगा, पर याद रखो, भय वहां जन्म लेता है जहां विश्वास मरता है। दरबार में प्रश्नों की बौछार हुई, आरोप लगाए गए। आचार्य ने हर प्रश्न का उत्तर तर्क और प्रमाण से दिया। अंततः सत्य स्पष्ट हुआ, अफवाहें झूठी थीं। षड्यंत्रकारियों का पर्दाफाश हुआ। सम्राट को गहरा पश्चाताप हुआ। उसने आचार्य से क्षमा मांगी। आचार्य ने कहा, क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं, ये सत्ता का स्वभाव है। यहाँ हर व्यक्ति अपने स्थान को सुरक्षित रखना चाहता है, पर जो सत्य के मार्ग पर है उसे भय नहीं होना चाहिए। उस रात सम्राट ने आचार्य से पूछा, गुरुदेव, जब सब आप पर संदेह करते हैं, जब अपने ही साथ छोड़ देते हैं, तब मन को कैसे स्थिर रखा जाए? आचार्य ने उत्तर दिया, मन को लक्ष्य से बांध दो, व्यक्तियों से नहीं। व्यक्ति बदलते हैं, लक्ष्य स्थिर रहता है। यदि तुम्हारा मन लोगों की प्रशंसा या निंदा पर निर्भर है तो तुम कभी शांत नहीं रहोगे। समय के साथ आचार्य ने दरबार से पूर्णतः दूरी बना ली। वे चाहते थे कि नई पीढ़ी स्वयं निर्णय लेना सीखे। उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा कि राज्य का संचालन भावनाओं से नहीं, नीति से होना चाहिए। उन्होंने अर्थ, धर्म और नीति के संतुलन की व्याख्या की। एक बार एक युवा शिष्य ने उनसे पूछा, क्या जीवन में किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए? आचार्य मुस्कुराए, बोले, भरोसा करो पर आंखें बंद करके नहीं। विश्वास वो दीपक है जो मार्ग दिखाता है, पर विवेक वो तेल है जो उसे जलाए रखता है। केवल विश्वास हो और विवेक ना हो तो दीपक जल्दी बुझ जाएगा। धीरे धीरे उनका शरीर दुर्बल होता गया, पर उनकी वाणी में वही तेज बना रहा। दूर दूर से लोग केवल उन्हें देखने और उनका आशीर्वाद लेने आते। कुछ वही लोग भी थे जिन्होंने कभी उनका साथ छोड़ा था। वे लज्जित होकर चरणों में झुकते। आचार्य उन्हें उठाकर कहते, जो बीत गया वो बीत गया। यदि तुम्हें अपनी भूल का बोध हो गया तो वही पर्याप्त है। उनके अंतिम दिनों में एक शाम बहुत शांत थी। सूर्य अस्त हो रहा था, आकाश लालिमा से भरा था। आचार्य ने अपने निकटतम शिष्यों को बुलाया। बोले, स्मरण रखो, जीवन में 3 बातें कभी मत छोड़ना, सत्य, साहस और संयम। यदि ये 3 साथ हैं तो दुनिया का साथ छूटने से भी तुम नहीं गिरोगे।
शिष्य रो पड़े, पर आचार्य के चेहरे पर संतोष था। उन्होंने आंखें मूंदी और गहरी श्वास ली। ऐसा लगा मानो एक दीपक धीरे धीरे शांत लौ में बदल गया हो। उनके जाने के बाद भी उनकी नीतियां जीवित रहीं। मौर्य साम्राज्य ने लंबे समय तक स्थिरता देखी। आने वाली पीढ़ियों ने उनके ग्रंथों से शासन की कला सीखी। जब भी किसी राजा को संकट आता, वो उनकी शिक्षाओं को पढ़ता। और युगों बाद भी जब कोई व्यक्ति जीवन में अपमानित होता है, जब उसके अपने ही उससे मुंह मोड़ लेते हैं, तब चाणक्य की कथा उसे याद दिलाती है कि अकेलापन कमजोरी नहीं, तपस्या है। साथ छूटना अंत नहीं, परीक्षा है। और जो इस परीक्षा में धैर्य, बुद्धि और संकल्प के साथ खड़ा रहता है, वही इतिहास में अमर होता है। चाणक्य ने यह सिद्ध किया कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका आत्मबल है। यदि वो स्वयं का साथ ना छोड़े, तो संसार का कोई भी त्याग उसे पराजित नहीं कर सकता। आचार्य के देह त्यागने के बाद भी उनकी कथा समाप्त नहीं हुई। कुटिया की मिट्टी, जहां वे बैठकर नीति समझाते थे, लोगों के लिए तीर्थ बन गई। शिष्य दूर दूर से आते, उस स्थान की धूल माथे पर लगाते और संकल्प लेते कि वे भी अपने जीवन में नीति और धैर्य का पालन करेंगे। मौर्य साम्राज्य में नई पीढ़ी का उदय हो रहा था। राज दरबार में अब युवा चेहरे थे, नई महत्वाकांक्षाएं थीं। पर समय के साथ एक समस्या फिर उभरने लगी, अंदरूनी कलह। आचार्य की अनुपस्थिति में लोगों को लगा कि अब उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। कुछ मंत्री अपनी शक्ति बढ़ाने लगे, कुछ प्रांतों के शासक अधिक स्वतंत्रता चाहने लगे। इसी बीच एक वृद्ध शिष्य, जिसने वर्षों तक आचार्य की सेवा की थी, दरबार में पहुंचा। उसने सम्राट से कहा, गुरुदेव कहा करते थे कि राज्य की सबसे बड़ी शत्रु बाहरी सेना नहीं, भीतर का स्वार्थ है। ये वाक्य सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया। सबको लगा जैसे आचार्य स्वयं बोल रहे हों। सम्राट ने उसी दिन निर्णय लिया कि राज्य में नीति और पारदर्शिता को सर्वोपरि रखा जाएगा। भ्रष्ट अधिकारियों को दंड दिया गया, जनता से संवाद बढ़ाया गया। धीरे धीरे व्यवस्था फिर संतुलित हुई। ये आचार्य की शिक्षा का ही प्रभाव था। समय के चक्र में कई वर्ष बीते। एक दिन दरबार में एक युवा राजकुमार ने प्रश्न किया, क्या सचमुच आचार्य को कभी भय नहीं लगा जब सबने उनका साथ छोड़ा? तब भी? सभा में बैठे वृद्ध मंत्री ने उत्तर दिया, भय उन्हें भी लगा होगा, वे भी मनुष्य थे। पर अंतर यह था कि उन्होंने भय को अपने निर्णयों पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने उसे समझा, पर उससे संचालित नहीं हुए। राजकुमार ने फिर पूछा, यदि किसी दिन मेरे अपने ही मेरे विरुद्ध हो जाए तो मैं क्या करूं? वृद्ध मंत्री ने कहा, यही तो आचार्य की सबसे बड़ी सीख है। अपने निर्णयों को न्याय और नीति पर आधारित रखो। यदि तुम सही हो तो समय तुम्हारे पक्ष में आएगा, यदि गलत हो तो अपनी ही विरोध तुम्हें सुधारने का अवसर देंगे। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। वर्षों बाद जब मौर्य साम्राज्य और विस्तृत हुआ, तब भी आचार्य के लिखे सूत्र प्रशासन की रीढ़ बने रहे। व्यापारी कर देते समय उनकी नीतियों का उल्लेख करते, सैनिक युद्ध से पहले उनके वचनों को स्मरण करते, शिक्षक विद्यार्थियों को उनके जीवन का उदाहरण देते। कहा जाता है कि एक बार एक युवक, जिसे उसके परिवार ने संपत्ति के विवाद में घर से निकाल दिया था, आचार्य की कुटिया के अवशेषों के पास बैठा रो रहा था। उसने सुना था कि यहाँ कभी एक महान नीति निर्माता रहते थे। वो मिट्टी को छूकर बोला, यदि सच में आप इतने महान थे तो मुझे मार्ग दिखाइए। उस क्षण उसे आचार्य की एक पंक्ति याद आई, परिस्थिति तुम्हें तोड़नी नहीं, गढ़ने आती है। युवक ने निर्णय लिया कि वो हार नहीं मानेगा। उसने शिक्षा प्राप्त की, परिश्रम किया और कुछ वर्षों बाद स्वयं सफल व्यापारी बना। वो अक्सर कहता, मुझे प्रेरणा उस व्यक्ति से मिली जिसने अपनों के त्याग को अपनी शक्ति बना लिया। युग बदलते गए, राजवंश बदले, पर आचार्य का नाम अमर रहा। चाणक्य केवल एक व्यक्ति नहीं, एक विचार बन गए। उनके विचारों ने यह सिद्ध किया कि सच्ची शक्ति बाहरी समर्थन में नहीं, आंतरिक दृढ़ता में होती है। जब जब इतिहास में संकट आया, जब जब किसी शासक या सामान्य व्यक्ति को लगा कि उसके अपने ही उसे समझ नहीं रहे, तब तब चाणक्य की कथा दोहराई गई। ये कथा बताती है कि अकेलापन अंत नहीं, आत्मचिंतन की शुरुआत है। विश्वासघात अंत नहीं, विवेक का द्वार है। अंततः यही सत्य उभरता है कि मनुष्य को अपने लक्ष्य, अपने धर्म और अपने आत्मबल का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। संसार का साथ मिले तो आभार, न मिले तो भी स्थिरता, क्योंकि जो स्वयं के साथ खड़ा है वो कभी वास्तव में अकेला नहीं होता। चाणक्य की ये कहानी केवल अतीत की स्मृति नहीं, वर्तमान की प्रेरणा है। ये बताती है कि अपनों के साथ छोड़ देने पर भी मनुष्य अपने भीतर एक ऐसा दीप जला सकता है जो उसे अंधकार से बाहर ले आए, और जब वो दीप जल उठता है तब वही व्यक्ति दूसरों के लिए मार्गदर्शक बन जाता है। इस प्रकार एक साधारण बालक से लेकर महान आचार्य बनने तक की यात्रा हमें ये सिखाती है कि साथ छूटना नियति हो सकता है, पर हार मान लेना हमारा निर्णय होता है। और जिसने निर्णय ले लिया कि वो नहीं टूटेगा, उसे इतिहास भी नहीं मिटा सकता। समय की धूल सब कुछ ढक देती है, पर कुछ नाम ऐसे होते हैं जो धूल के नीचे दबते नहीं बल्कि और अधिक चमकने लगते हैं। आचार्य की कथा भी ऐसी ही थी। लोग कहते थे कि उनका शरीर भले ही पंचतत्व में विलीन हो गया, पर उनकी दृष्टि अब भी इस भूमि की रक्षा कर रही है। वर्षों बाद मगध में एक भीषण अकाल पड़ा।
वर्षा नहीं हुई, खेत सूख गए, अनाज के भंडार खाली होने लगे। जनता व्याकुल हो उठी। नए नए अधिकारी घबरा गए। कुछ ने कहा कि ये देवताओं का प्रकोप है, कुछ ने कहा कि पड़ोसी राज्य ने गुप्त षड्यंत्र किया है। पर एक वृद्ध विद्वान ने सभा में खड़े होकर कहा, आचार्य कहते थे संकट आने से पहले उसकी तैयारी करनी चाहिए। यदि भंडार खाली हैं तो ये हमारी भूल है। तभी राजकोष के अभिलेख खोले गए। उनमें स्पष्ट लिखा था कि अकाल की स्थिति के लिए अलग भंडार बनाए जाएं। ये व्यवस्था वर्षों पहले की गई थी। खोजने पर पता चला कि कुछ अधिकारियों ने लापरवाही की थी। तुरंत सुधार किया गया। पड़ोसी राज्यों से व्यापार कर अनाज मंगाया गया। कुछ ही महीनों में स्थिति सुधरने लगी। सबने स्वीकार किया कि यदि आचार्य की नीति न होती तो राज्य डगमगा जाता। इसी बीच एक और घटना घटी। एक महत्वाकांक्षी सेनापति ने सोचा कि वह स्वयं सिंहासन पर बैठ सकता है। उसने गुप्त रूप से सेना का समर्थन जुटाना शुरू किया। उसे लगा कि राज परिवार में मतभेद हैं, यही अवसर है। पर उसने एक बात भूल की, प्रजा का विश्वास। जब उसने विद्रोह का संकेत दिया तो सैनिकों ने उसका साथ नहीं दिया। उन्होंने कहा, हमने सीखा है कि राज्य का आधार स्वार्थ नहीं, व्यवस्था है। ये शिक्षा भी उसी महान आचार्य की देन थी। विद्रोह बिना युद्ध के समाप्त हो गया। सेनापति को दंड मिला और फिर से सभा में वही वाक्य गूंजा, जब अपने ही साथ छोड़ दें तब नीति का साथ मत छोड़ना। ये वाक्य अब केवल एक उपदेश नहीं, परंपरा बन चुका था। कहा जाता है कि एक बार एक युवा राजा ने अपने गुरु से पूछा, क्या इतिहास में ऐसा कोई व्यक्ति हुआ है जिसने अपनों के त्याग को वरदान बना लिया हो? गुरु ने उत्तर दिया, हाँ, एक ब्राह्मण था जिसने अपमान को प्रतिज्ञा में बदला, अकेलेपन को शक्ति में बदला और संदेह को नीति में बदला। उसी ने सिखाया कि व्यक्ति नहीं, सिद्धांत स्थायी होते हैं। उस रात राजा ने स्वप्न देखा। उसने एक साधारण कुटिया देखी जहां एक वृद्ध ब्राह्मण दीपक के सामने बैठा है। दीपक की लौ शांत है पर स्थिर। ब्राह्मण ने कहा, दीपक को आंधी से बचाना हो तो हाथों की नहीं, दीवारों की आवश्यकता होती है। अपने चारों ओर नीति की दीवारें खड़ी करो। लोग साथ दें या ना दें, राज्य सुरक्षित रहेगा। राजा की आंख खुली तो उसके मन में अद्भुत स्पष्टता थी। उसने निर्णय लिया कि शासन में पारदर्शिता, न्याय और अनुशासन को सर्वोच्च रखा जाएगा। उसने दरबार में घोषणा की कि किसी भी प्रकार का षड्यंत्र या पक्षपात सहन नहीं किया जाएगा। धीरे धीरे राज्य में स्थिरता और विश्वास लौट आया। युगों के परिवर्तन के साथ मौर्य साम्राज्य भी एक दिन इतिहास बन गया। नए साम्राज्य आए, नए विचार आए, पर नीति, कूटनीति और प्रशासन की चर्चा होती तो उस महान आचार्य का नाम अवश्य लिया जाता। चाणक्य केवल एक ऐतिहासिक पात्र नहीं रहे, वे विचारधारा बन गए। आज भी जब कोई व्यक्ति जीवन की राह पर चलता है और अचानक उसे महसूस होता है कि उसके अपने ही उसका हाथ छोड़ रहे हैं, मित्र दूर हो रहे हैं, परिवार समझ नहीं रहा, सहकर्मी साथ नहीं दे रहे, तब ये कथा उसके भीतर एक आवाज जगाती है। वो आवाज कहती है, यदि उद्देश्य सही है और संकल्प दृढ़ तो अकेलापन तुम्हें मजबूत करेगा। चाणक्य ने कभी ये दावा नहीं किया कि वे अजेय हैं। उन्होंने केवल ये सिद्ध किया कि जो स्वयं को अनुशासन में बांध ले, जो अपमान से टूटे नहीं बल्कि उसे ऊर्जा बना ले, जो संदेह के बीच भी विवेक बनाए रखे, उसे हराना कठिन है। उनकी अंतिम शिक्षा मानो समय के पन्नों पर लिखी रह गई। साथ मिलना सौभाग्य है, साथ छूटना परीक्षा है। सौभाग्य में विनम्र रहो, परीक्षा में अडिग रहो। और इसी संदेश के साथ उनकी कहानी पूर्ण होती है। ये कहानी किसी एक युग की नहीं, हर उस मनुष्य की है जो जीवन में कभी न कभी अकेला खड़ा होता है, जो उस क्षण टूटने के बजाय स्वयं का सहारा बन जाता है, वही अपने भीतर का सम्राट खोज लेता है। इस प्रकार एक साधारण बालक से लेकर महान नीति निर्माता तक की यात्रा हमें ये सिखाती है कि जब अपनों का साथ छूट जाए तब भी अपने आत्मबल का साथ मत छोड़ो, क्योंकि अंत में वही दीपक सबसे अधिक चमकता है जिसने सबसे गहरा अंधकार देखा हो।